नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 10 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 10 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों बात हम यहाँ पर डेज की करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सीए दिवस भी मनाया जाता है और जीएसटी दिवस भी कब मनाया जाता है तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल और जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए किस मिशन का संचालन किया जाएगा तो ये मिशन सेहत का संचालन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में मिशन सेहत चलाया जाएगा जिसके तहत जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल है तो उनकी बेहतर देखभाल और संधारण के लिए सेहत मिशन का संचालन किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा तो साहित्य अकेदमी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 को की थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके निदेशक कौन है दोस्तों, विकास दवे है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इनको किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, इस्पात मंत्रालय का। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पहले से दोस्तों इनके पास कौन सा विभाग है तो नागरिक एवं उड्डयन विभाग है, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है इस्पात मंत्रालय का। इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे दोस्तों, आरपी सिंह थे। ठीक है, इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे, आरपी सिंह थे दोस्तों। और देखिए जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार में, तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले से कौन सा विभाग है दोस्तों, तो उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास था, मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। ठीक है, रेल मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो ये राजनाथ सिंह के पास है। और दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह। और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो भी अमित शाह है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश से सांसद जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों, अर्जुन मुंडा है। और पीयूष गोयल के पास कौन सा विभाग है दोस्तों, तो वाणिज्य और उद्योग विभाग है। और इनके पास दोस्तों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह हैं। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उसमें कौन कौन थे दोस्तों, कविता पाटीदार बनी है राज्यसभा सीट से सांसद, चित्रा वाल्मीकि बनी है और ये दोनों बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी है दोस्तों। और एक बने हैं विवेक तनखा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बने हैं दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में कि भारतीय संसद में शामिल है, तो उसका आंसर क्या था दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। तो भारत की जो संसद है आर्टिकल 79 में है, उसके बाद राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, उसके बाद अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर राज्यसभा की, तो इसका उल्लेख दोस्तों हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में है। ठीक, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या देखिए 250 रखी गई है, लेकिन अभी कितनी है, 245 है। याद रखिएगा दोस्तों, जो 12 सदस्य है वो मनोनीत होते हैं, 233 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों, यूपी की है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा सदस्य के लिए तम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वेंकैया नायडू है। ठीक है,
ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है? 13 नंबर के उपराष्ट्रपति है। अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों? हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है दोस्तों? प्रमोद चंद्र मोदी है। और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे है दोस्तों। और राज्यसभा में नेता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्यसभा में नेता पक्ष पीयूष गोयल है और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो एक श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह, ये दोनों दोस्तों राज्यसभा से सदस्य रहे हैं। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अच्छा, पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये बिहार के गया जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों राजस्थान का बरन जिला है और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या? तो देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसे नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों की मदद से महत्वाकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लागू किया है। और हमारे मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 8। देश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 और हमारे मध्य प्रदेश में 8। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं? देखिए, छतरपुर और दमोह। ठीक है, छतरपुर, दमोह और यहाँ पर आए तो हम गुना, राजगढ़ और विदिशा। ठीक है, तो ये 5 हो गए। तो याद रखिएगा, छतरपुर, दमोह, गुना, राजगढ़, विदिशा, ये 5 हो गए। और एक यहाँ पर सिंगरौली, 6 हो गया दोस्तों। और एक है बड़वानी और एक है खंडवा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 8 आकांक्षी जिले हैं। छतरपुर, उसके नीचे दमोह, फिर गुना, उसके नीचे विदिशा और राजगढ़, और एक है सिंगरौली, और फिर नीचे आए हम यहाँ पर बड़वानी और खंडवा। तो ये 8 जिले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिले हैं, नाम याद रखिएगा। अब दोस्तों आकांक्षी जिलों की रैंकिंग कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और दोस्तों योजना आयोग का नया नाम ही क्या है? नीति आयोग है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों? सिंधुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बेरी है। तो ये अभी चेंज हुए हैं। इसके पहले दोस्तों कौन थे? राजीव कुमार थे। और अभी कौन हो गए हैं? डॉक्टर सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ भी अभी नए नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले अमिताभ कांत थे, तो अभी चेंज होकर परमेश्वरम अय्यर हुए हैं। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। योजना आयोग का नया नाम ही नीति आयोग है। नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में होगा, हमारे देश की राजधानी में है। और नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये 5 होती है, जो कि पूर्णकालिक होते हैं। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास के क्षेत्र में छतरपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने 5 जुलाई को देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें छतरपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर बिहार राज्य का गया जिला है। छतरपुर जिले को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की है। युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे बेरोजगार नहीं रहे। साथ ही जिले के स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ बिजली और मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। नीति आयोग ने जनवरी 2018 में देश भर के 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किए हैं, और यह अति पिछड़े जिलों में आते हैं। और जिलों में विकास के लिए नीति आयोग ने निर्धारित मानक तय किए हैं, और इन मानकों पर काम की समीक्षा और निगरानी की जाती है। नीति आयोग ने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को निर्धारित मानकों पर कार्य करने पर पूरे देश में विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान दिया है। और पहले स्थान पर बिहार का गया जिला है, तीसरे स्थान पर राजस्थान का बरन जिला है, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का उत्तर बस्तर कांकेर है, 5वें स्थान पर बिहार का बांका जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारियों को रुस्तम जी अवार्ड पुनः प्रदान करने का निर्णय लिया है दोस्तों?
तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों 7 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारियों को रुस्तम जी अवार्ड पुनः प्रदान करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने बताया है कि प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को 3 श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जिनमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि शामिल है। नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की परम विशिष्ट श्रेणी में 5 पुरस्कार 5-5 लाख रुपए, अति विशिष्ट श्रेणी में 6 पुरस्कार 2-2 लाख रुपए और विशिष्ट श्रेणी में 50-50 हजार रुपए के 50 पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों रुस्तम जी अवार्ड प्रदेश में 2 साल से बंद था और देखिए इसके पहले कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, रुस्तम जी अवार्ड 2013 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब फिर से 2022 से स्टार्ट किया जा रहा है। इस अवार्ड के अंतर्गत 3 श्रेणियां होती है। इसमें परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी के लिए नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा और देखिए ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से दोस्तों? निमाड़ी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और निमाड़ी में देखिए दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और धार। ठीक है, तो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है दोस्तों? खंडवा जिले में है। अच्छा, ये अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों? तो देखिए श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की जो 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 1 है, उसने दोस्तों 230 दिन से लगातार बिजली उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। कब से ये बिजली का उत्पादन कर रही है दोस्तों? 19 नवंबर 2021 से। हमारे मध्य प्रदेश का निमाड़ी का मैदान, ये है मालवा का पठार, ये है सतपुड़ा पठार। ठीक है, ये मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, ग्रीड क्षेत्र, ये बुंदेलखंड क्षेत्र। पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1905 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1905 से हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1948 को, ठीक है, 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 1948 को। उसके बाद दोस्तों 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 दिसंबर 1950 को। और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये नेपानगर में है। और नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला विद्युत तापीय केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद दोस्तों 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? यह 1960 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र का नाम क्या है? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में ही की गई थी। 1960-61 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, जिसमें जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसका मुख्यालय जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों अभी एमपीपीएससी एई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है। ठीक है, यहाँ पाताखेड़ा दिया है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी और पाताखेड़ा दोनों क्षेत्र में आता है। और विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये सिंगरौली के बैड़न में है। बैड़न भी याद रखिएगा। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये सिंगरौली के बैड़न में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? नेपानगर में है। नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बुरहानपुर में आता है। पेच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो पेच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? ये बिरसिंहपुर में है।
ठीक है। बिरसिंहपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बीना ताप विद्युत गृह सागर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अमरकंटक विस्तार इकाई कहाँ पर है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 1 ने पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए नया इतिहास रचा है। यह यूनिट 230 दिन से लगातार बिजली उत्पादन कर रही है और यह इकाई 19 नवंबर 2021 से विद्युत का उत्पादन कर रही है। इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया है। सिंगाजी ताप गृह की यह यूनिट फरवरी 2014 से शुरू की गई थी दोस्तों। इससे पूर्व 2008-9 में पावर जनरेटिंग कंपनी की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 62.5 मेगावाट क्षमता की यूनिट 2 ने 205 दिन और यूनिट 11 ने 202 दिन तक लगातार विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया था। और संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर की यूनिट क्रमांक 4 ने 186 दिनों तक विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम यानी प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये RR कैट इंदौर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, RR कैट इंदौर। इसके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों RR कैट की, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी कौन सा है, तो ये RR कैट है, ठीक है, इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कणत्वरक तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 19 फरवरी 1984 को इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। और प्रयोगशाला तथा घरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इंदौर शहर के RR कैट यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी परिसर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। और यहाँ प्रकाश विज्ञान से जुड़ी कई चीजें प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन शुक्रवार को यानी डॉक्टर अनिल काकोड़कर के आतिथ्य में हुआ है। और प्रकाश प्रकृति एवं जीवन का मूल आधार है। सृष्टि के रहस्य को उद्घाटित करने में यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साधन है। लगभग 630 वर्ग मीटर में फैले इस संग्रहालय में विभिन्न प्रतिरूप प्रदर्शित किए गए हैं जो प्रकाश के बहुआयामी गुणों के साथ दैनिक जीवन तथा आधुनिक विज्ञान में उसके अनुप्रयोगों को सहज एवं सरल स्वरूप में समझाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रकाश के दो प्रकार के स्रोतों लेजर एवं सिंक्रोट्रॉन विकिरण की एक ही स्थान पर उपलब्धता इस केंद्र को विश्व के मानचित्र पर विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। पुरातात्विक महत्व के सुखनिवास पैलेस में स्थित इस विज्ञान संग्रहालय का उद्देश्य जनमानस में विज्ञान के इस रोचक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रति जिज्ञासा एवं जागरूकता उत्पन्न करना है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1984 में हुई थी। और ये दोस्तों क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। कैसे, देखिए जब भोपाल गैस त्रासदी के दौरान काम करने वाले डॉक्टर NP मिश्रा को अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको दोस्तों मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। किसको, डॉक्टर NP मिश्रा को। इनका निधन दोस्तों 2021 में हुआ था। तो दोस्तों NP मिश्रा जी के द्वारा जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें बहुत अच्छे काम किए गए थे। हजारों लोगों की जान दोस्तों NP मिश्रा जी के द्वारा बचाई गई थी। इसी के लिए दोस्तों इनको 2022 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसके लिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, गांधी सागर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या बरगी। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें MP GK और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कल जो क्विज हुआ था हमारा 171वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई दोस्तों आकाश जैन की आई है, सेकेंड रैंक शक्ति की आई है और थर्ड रैंक जय श्री राम की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।